हेलो एवरीवन। मुस्लिम लॉ का एक न्यू टॉपिक महर यानी कि दावत जिसको बोलते हैं, एलएलबी एंड बीएलएलबी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें इसके डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन और कुछ एसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनफ है। इसके बाद सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन कहती है महर और डावर इज अ सम that becomes payable by the husband to the wife on marriage, either by agreement between the parties or by operation of law. It may either be prompt मुअज्जल और deferred मुवाज्जल। तो ये जो मुअज्जल एंड मुवाज्जल है, ये दोनों वर्ड्स आते हैं क्लासिफिकेशन में, तो वो मैं आपको क्लासिफिकेशन में क्लियर कर दूंगी। इसमें महर एक ऐसी जो अमाउंट रहता है, ऐसा अमाउंट रहता है जो पेएबल रहता है हस्बैंड के थ्रू अपनी वाइफ को। मुस्लिम मैरिज होने के दौरान अगर महर की रकम है तो शादी जो है प्रॉपर मानी जाती है। शादी के दौरान दोनों फैमिली, दोनों पक्ष आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि इतनी इतनी ये अमाउंट फिक्स, ये प्रॉपर्टी महर की रहेगी, ये वो लड़की को देते हैं। तो ये इसका मीनिंग रहता है, यानी कि जो अमाउंट हस्बैंड अपनी वाइफ को, ये हस्बैंड की ऑब्लिगेशन भी होती है कि वो अपनी वाइफ को शादी करने के दौरान, निकाह करने के दौरान वो अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट जो उनके बीच में डिसाइड हो जाएगा, वो उसको प्रोवाइड करवाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें एक केस लॉ आ जाता है। जो केस लॉ रहता है अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा। इसमें आप इसका जो डेफिनेशन है वो बहुत अच्छे से क्लियर आपको हो जाता है इस केस लॉ में, दैट डावर अंडर द मुस्लिम लॉ इज अ सम ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी promised by the husband to be paid or delivered to the wife in consideration of marriage, and even where no dower is expressly fixed or mentioned at the marriage ceremony। बहुत ध्यान से इसको देखना, इसको मैं अभी एक्सप्लेन आपको करूंगी। the law confers the right of dower upon the wife। तो इसमें क्या है कि ये जो कंसिडरेशन वर्ड इसमें आया है, ये जो वर्ड है इसमें कंसिडरेशन, इसको अगर आप देखते हैं तो आपको क्या मिलता है, कंसिडरेशन ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसका वो वाला कंसिडरेशन नहीं है कि ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, और अगर कॉन्ट्रैक्ट होना है तो कंसिडरेशन देना है, ये सब इतना हमें इसमें नहीं सोचना है। कंसिडरेशन का मतलब यहाँ पे है कि लीगली ऑब्लिगेशन बनती है हस्बैंड की इस रूल्स के, ये जो डावर का जो रूल है, महर का जो नियम है मुस्लिम मैरिज में, तो ये ऑब्लिगेशन बनती है, तो एज अ कंसिडरेशन ऑफ मैरिज वो देता है। ठीक है। ये जो मुस्लिम शरीयत, जो मुस्लिम पर्सनल एक्ट है, पर्सनल लॉ है शरीयत, उसमें भी ये वेल एक्सप्लेन्ड है। तो ये देना ही देना होता है अपनी वाइफ को। जो हस्बैंड है मुस्लिम, एक पति अपनी पत्नी को शादी के दौरान देता है। कैसे देता है ये आगे में इसके जो एसेंशियल आ रहे हैं उसमें आपको डिस्कस करके बताती हूँ। तो हम नीचे देखेंगे, इट्स नॉट अ कंसिडरेशन फॉर मैरिज but rather than obligation imposed on the husband as mark of the respect of wife। तो ये आप ध्यान रखना, इसका पूरा डेफिनेशन वाला जो एरिया है यहाँ पे खत्म हो जाता है, आपको केस लॉ के साथ मैंने बता दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, नेचर आ जाता है इसका। नेचर ऑफ डावर में हम देखते हैं, डावर इज द प्रेजेंट फॉर्म was introduced by the Prophet Muhammad and made obligatory by him in the case of every marriage। ये इसका नेचर है। The following points may be noted with respect to the nature of dower। पहला पॉइंट हम देखते हैं, analogy is often drawn between a contract for dower and one for sale। The wife is considered to be the property and the dower her price। इसमें उसके बाद हम देखते हैं सेकंड नेचर, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं नेचर का। It is regarded by some eminent authority as a consideration for conjugal intercourse in case, केस है इसमें नासरा बेगम वर्सेस रिजवान अली, इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। एक्सप्रेस द व्यू दैट द राइट टू क्लेम फ्रॉम डावर प्रोसीड कोहैबिटेशन। अगर महर की रकम देने का प्रॉमिस हुआ और ऐसा प्रॉमिस हुआ कि शादी के दौरान दे देंगे, भी निकाह के दौरान दे देंगे, और नहीं दिया तो कॉन्जुगल राइट्स के लिए वो मना कर सकती है वाइफ।
और कंजुगल राइट्स के लिए अगर वो कोहैबिट होने से मना करती है तो वो बाय कोर्ट भी, मतलब इसमें क्या है कि वो क्लेम ले सकती है मेहर की, जो उसके मेहर का जो अमाउंट है उसके लिए। थर्ड पॉइंट है, डावर इज एन एसेंशियल इंसिडेंट एंड फंडामेंटल फीचर ऑफ मैरिज विद द रिजल्ट दैट इवन इफ नो डावर इज फिक्स, द वाइफ is entitled to some dower from the husband. The marriage is valid even though no mention of dower made by the contracting party. साफ साफ इसमें कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। अगर आप जो मैं आपको हिंदी में एक्सप्रेस कर रही हूँ उतना ही आप लिख के आएंगे ना तो बहुत इनफ अच्छे मार्क्स आप ले आएंगे सब ये मुस्लिम लॉ के डावर के क्वेश्चन में। तो इसमें क्या है कि फंडामेंटल फीचर है मैरिज का। दूसरा ये है कि अगर डावर फिक्स नहीं है, मेहर मेहर की रकम फिक्स नहीं है, तो भी वाइफ ये जो वाइफ का राइट है डावर लेना, मेहर की जो अमाउंट है वो लेना, और हस्बैंड के ऊपर ऑब्लिगेशन बनती है देने की। इवन ऑब्लिगेशन बनती है फिर वो नहीं दे रहा है तो मैरिज वो डिसॉल्व के लिए भी जा सकती है, और मैरिज डिसोल्यूशन के लिए भी उसको मेहर की रकम देनी पड़ेगी। इसके लिए दूसरी इसमें मेन एसेंशियल में ये भी आता है कि अगर दोनों पार्टी ने डिसाइड नहीं किया है कि इतना मेहर का अमाउंट जाएगा, ये प्रॉपर्टी मेहर में जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। विवाह के बाद जो वाइफ है वो कॉन्जुगल राइट से मना कर देती है, मना कर सकती है, उसका राइट है, और वो उसके मेहर वो लेगी, उसके बाद कोहैबिट वो हो सकते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताना चाह रही हूँ, बहुत टफ मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि ये स्टडी पर्पस के लिए, एग्जामिनेशन पर्पस के लिए मैं बना रही हूँ, तो बहुत ज्यादा डीपली मैं इसमें नहीं जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स जो आप देख रहे हैं तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है द ऑब्जेक्ट ऑफ डावर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्ट आप समझ जाओगे तो आपको इसका नेचर भी समझ में आ जाएगा, आपको इसकी डेफिनेशन भी समझ में आ जाएगी कि ऑब्जेक्ट क्या है। पहला हम देखते हैं, टू इम्पोज एन ऑब्लिगेशन ऑन द हस्बैंड, अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ द वाइफ। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं, टू प्लेस अ चेक ऑन द capricious use of divorce on the part of husband. Third is to provide for her subsistence after the dissolution of marriage so that she may not become helpless after the death of the husband or termination of marriage by divorce. सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट ये है कि वुमेन शादी अगर डिसॉल्व हो जाती है, डिवोर्स हो जाता है, या विवाह का उनका टर्मिनेशन होने का, इस कंडीशन पे उनकी आ जाती है, उनका निकाह आ जाता है कि अब वो साथ नहीं रहेंगे, तो जो वो मेहर की रकम है वो क्या है कि वुमेन के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखती है। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो हस्बैंड के जो हेयर्स हैं, जो उसके उत्तराधिकारी हैं उसकी प्रॉपर्टी के, तो वो रिस्पेक्ट ऑफ द हिज वाइफ, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आप जो डावर है वो पे करोगे। तो इसका ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ डावर। टू पार्ट्स में हम इसको देखते हैं। पहला आता है स्पेसिफाइड, और उसके बाद सेकंड वाला आता है अनस्पेसिफाइड। तो पहले हम स्पेसिफाइड देखते हैं। स्पेसिफाइड डावर जो रहता है, मेहर ए मुजासमा। स्पेसिफाइड डावर इज अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। पहला है प्रॉम्प्ट डावर जिसको मुअज्जल कहते हैं, और जिसको सेकंड है डिफर्ड डावर जिसको मुअज्जल कहते हैं। तो अ और वा का मुअज्जल, वा और अ का फर्क है दोनों में, आप याद कर सकते हैं, और डेफिनेशन में भी मैंने ये दोनों वर्ड्स का यूज किया था। तो प्रॉम्प्ट डावर क्या होता है, पेएबल इमीडिएटली ऑन डिमांड इवन बिफोर कंजम्पशन। शादी फिक्स हो रही है, जो भी डिमांड है इमीडिएटली पे हो सकता है, और कंजम्पशन जो कोहैबिट होने से पहले ये पे करना ही करना होता है। सेकंड आ जाता है मुआज्जल, जो पेएबल अपॉन डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज में होता है। डेथ हो जाती है हस्बैंड की या डाइवोर्स हो जाता है तो ये वाइफ के लिए पेएबल अमाउंट बन जाता है, पेएबल मेहर बन जाता है इन केस ऑफ किसी भी कारण से मैरिज डिसॉल्व हो गई है। तो ये रहता है। दूसरा आता है कस्टमरी, जिसको अनस्पेसिफाइड भी मैं इससे पहले आपको बता रही थी। तो ये प्रॉपर डावर, मेहर है, मिसल इसको बोलते हैं। व्हेन नो अमाउंट इज द फिक्स्ड मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू ए रीजनेबल डावर। इसका मतलब ये है कि कोई फिक्स अमाउंट नहीं है,
कितना मेहर देना है, कितना मेहर लड़की के द्वारा रिसीव किया जाएगा, या जो महिला है उसके द्वारा कोई अमाउंट नहीं बताया जा रहा है उसकी फैमिली के द्वारा। तो इसमें मेहर ऐसे दी जाती है, उस फैमिली में जितनी भी महिलाएं हैं जिनको डावर मिला हुआ है, मेहर जो उनको मिली हुई है, उसके बिहाफ पे ये डिसाइड होता है कि जो अभी निकाह हो रहा है उसमें कितना डावर, कितना मेहर जो का अमाउंट दिया जाएगा। और अदर इसमें क्या है कि एक फिक्स अमाउंट पे वो नहीं टिके रहते हैं। तो आप रीजनेबल अमाउंट में जाकर जो महिला है उसको दावत दे सकते हैं महर मिसिल के अंदर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कोई भी महिला महर का अमाउंट जो ले रही है उसका क्या क्या राइट है। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी भी लग रहा है मुझे ये। तो मैं सोच रही हूँ कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। बहुत टिपिकल नहीं है क्योंकि इसमें एक्ट्स आपको याद नहीं करने, एक दो केस लॉज आप लिख के आते हैं, तो उनको अगर आप समझ लेते हैं तो आपको ये पूरा महर का जो कॉन्सेप्ट है ये समझ में आ जाता है। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट है, सी कैन रिफ्यूज कॉन्जुगल राइट्स अंटिल डावर प्रॉम्प्ट इज पेड। सेकंड पॉइंट है, सी कैन sue husband on or his heirs for unpaid dower। इन तीनों पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। थर्ड पॉइंट है, सी कैन रिटेन पोजीशन ऑफ हस्बैंड्स प्रॉपर्टी इफ लॉफुली इन पोजीशन अंटिल डावर इज पेड। पहला पॉइंट कह रहा है, और ये राइट्स अगर आप लिख के आते हैं तो बहुत एक आपका ना ओवरव्यू हो जाता है, मतलब कंक्लूजन पे आप आ जाते हैं राइट क्या क्या है। कि वो कंजुगल राइट्स के लिए मना कर सकती है जब तक मेहर का अमाउंट पे नहीं करता हस्बैंड। सेकंड वाला पॉइंट ये कहता है कि सी कैन sue हस्बैंड ऑन हिज हेयर्स फॉर अनपेड डावर। शादी हो गई और कंजम्पशन के दौरान भी मेहर का जो अमाउंट है वो नहीं दिया, तो इसके लिए हस्बैंड को श्यू कर सकती है वाइफ। और इवन उसके हेयर जो उसके उत्तराधिकारी हैं, फैमिली मेंबर्स, क्योंकि अगर शादी हुई है किसी की तो ऑब्वियसली अगर उसकी प्रॉपर्टी है, कोई पैसा है या कोई भी अमाउंट है, उस पे जो राइट है उसकी फैमिली के मेंबर्स का बनता है, हेयर्स का बनता है। अगर वो नहीं दे रहे हैं तो हस्बैंड पे ऑब्लिगेशन तो है ही, बाकी हेयर उसके हेयर्स पे जो उसके उत्तराधिकारी उसकी फैमिली मेंबर्स है उनके ऊपर भी बनती है। तो ये लोग भी श्यू, जो वाइफ है उनको भी श्यू कर सकती है। थर्ड पॉइंट इज सी कैन रिटेन पोजीशन। कोई भी प्रॉपर्टी है हस्बैंड की, जब तक वो पे नहीं कर रहा है तो वो उसकी प्रॉपर्टी को रिटेन करके रख सकती है, उसका पोजीशन ले सकती है और लॉफुली ले सकती है, उसका राइट बनता है। तो जब तक वो महर का अमाउंट पे नहीं करते हैं तो उसका ये राइट बनता है कि कोई भी प्रॉपर्टी का पोजीशन वो ले ले, ताकि उसका हस्बैंड उसको जो महर का अमाउंट है वो पे कर दे। तो ये था बेसिक मेहर का जो कॉन्सेप्ट है मुस्लिम लॉ के अंदर। जो मुस्लिम लॉ की पूरी प्लेलिस्ट है वो मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें डाल दूंगी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और धीरे धीरे मैं लॉ से रिलेटेड जो आपके एकेडमिक से रिलेटेड लेक्चर्स लेके आ रही हूँ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बहुत ही कोर्स से रिलेटेड आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। अभी वीडियो को एंड करते हैं। अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।